गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कल टॉपिक 2 तक हमने वीडियो पार्ट 1 में भेज दिया था। टॉपिक 2 के 2 सब टॉपिक बाकी रह गया था, जिसमें उस सब टॉपिक के बारे में हम अभी डिस्कशन करके और टॉपिक 3 में प्रवेश करेंगे। और यह टॉपिक 2 था द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, सब टॉपिक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। So now I start this topic in detail. The 1830 were the years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe, which gave rise to unemployment. कहा जाता है कि 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयों का दौर आया और 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में ये देखा गया कि यूरोप की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगा और ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने के लिए लोग बड़ी तादाद में रोजगार प्राप्त करने के लिए यह संख्या बढ़ता चला गया। फिर ये भी बताया जाता है कि यह पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज किया, किस क्षेत्र में ज़्यादा इंक्रीज किया। तो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लाइव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। ये भी कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा गया कि अतिरिक्त आबादी शहर में जा कर के और भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगा, यानी जिसको हम स्लम या पॉश इलाका कहते हैं। ठीक है। और ये भी बताया गया है कि जो लघु उत्पादक थे, यानी छोटे छोटे जो उत्पादक थे, वह अक्सर इंग्लैंड से मतलब जो मशीन से बने सस्ती कपड़े से कड़ी स्पर्धा यानी कड़ी प्रतियोगिता, कड़ी टक्कर के बीच में। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि इसको टॉपिक को पढ़ के फिर हम आपको बता देते हैं कि ए स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वेयर ऑफन forced with a stiff competition from in parts of cheap machine made goods from England। वही बात हमने कह रहा था कि ये देखा गया है कि जो लघु उत्पादन करने वाले जो अक्सर इंग्लैंड से आयातित सामान जो थे वो सस्ते कपड़ों में काफ़ी कंपटीशंस के दौर में यह स्पर्धा बढ़ता चला गया और इसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा था, जैसा कि इस रूप में बताया। फिर कहता है कि इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टीफ enjoyed power, peasant struggle under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices or over a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. फिर ये भी कहा जाता है कि फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। यानी ये कहा गया है कि ये वो समय था जिस समय में यूरोप के मोस्टली इलाके में जहाँ कुलीन वर्ग रहते थे, जहाँ एरिस्टोक्रेसी फैमिली रहते थे, वो सत्ता में था और जो कृषि काम करने वाले जो लोग थे उस पर सामंती शुल्क लगाए जाते थे और यह जिम्मेदारी का बोझ इतना दबा देने का काम किया जो खाने पीने के चीज़ों के मूल्य बढ़ने लगे और किसी वर्ष फसल के खराब हो जाने के कारण मतलब शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैलना शुरू हो गया। जैसे कि आज की परिस्थिति हम अपने भारत या पूरे विश्व का देखें इस कोरोना वायरस से, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में विश्व में 70% बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी। यह इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है और उस समय में भी यहाँ यही चीज़ होता था। अब हम इसी चैप्टर 2 के सब टॉपिक के हम नेक्स्ट में चलेंगे, जिस सब टॉपिक का नाम है आपको, जिस सब टॉपिक का नाम क्या है, तो अभी हम बता रहे थे कि द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल 1848, यानी जो 1848 के उदारवादी क्रांति थे उस क्रांति के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्रांति क्या था।
तो कहता है इन 1848 अ रिवोल्यूशन लेड बाय एडुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स बिजनेसमैन एंड prosperous artisans, they demanded a creation of a nation state, parliamentary principles, a constitution's freedom of the press and freedom of association. फिर कहता है कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च्ड इन द पार्लियामेंट इन संत पॉल चर्च टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेड बाय मोनार्की। फिर उसके बाद कहता है कि द फेडरिच विल्हेम फोर्थ किंग ऑफ प्रसा रिजेक्टेड द क्राउन, द असेंबली वाज डिसएबेंडेड। फिर उसके बाद है कि पॉलिटिकल राइट्स टू मेन वेयर कंट्रोवर्शियल। फिर उसके बाद है वोमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स and demonstrations on, but they were not given the right to vote। यानी ये कहा जाता है कि 1848 ईस्वी में जिस प्रकार से अनेक यूरोपियन देशों में गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी की स्थिति दिनों दिन बढ़ता गया और किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तो उस परिस्थिति में ये देखा गया है कि उसके जो पैरेलल पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय की एक वहाँ पर क्रांति भी हो रही थी। ये भी बात कहा जा रहा है कि 18 मई 1848 ईस्वी को 831 जो निर्वाचित प्रतिनिधि ने एक मतलब काफ़ी रंग रूप में जुलूस में जा रहे थे, जो काफ़ी सज धज करके जुलूस में जा रहे थे, वो फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण करने के उद्देश्य से यह संसद संत पॉल चर्च में आयोजित किया गया था, जिसके बारे में यह कहा जाता है। फिर कहता है कि उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए अपना एक संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम किया और यह प्रारूप एक राष्ट्र की अध्यक्षता ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। फिर ये कहा जाता है कि जब प्रतिनिधि ने प्रसा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तब उन्होंने उस चीज़ को अस्वीकार कर दिया और राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित कर लिए। इस राजनीतिक संगठन स्थापित करने के पीछे उद्देश्य था कि महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिल रहा था उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अखबार शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर शुरू कर दिया, राजनीतिक बैठकों में भाग लेना शुरू कर दी, फिर उसके बाद प्रदर्शन में भाग लेना शुरू कर दी। और इन सब चीज़ के बावजूद असेंबली चुनाव के दौरान ये बताया गया है कि किस प्रकार से असेंबली चुनाव के दरमियान यह मताधिकार से वंचित कर रखा गया था उनको, और वंचित रखने के पीछे संत पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित किया गया और तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से मतलब यह खड़े होने के आदेश दिया गया कि वो सिर्फ खड़ा हो सकता है एक प्रेक्षक के रूप में। और यह चीज़ इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताया गया कि 1848 का जो लिबरल्स रेवोल्यूशंस के बारे में जो भूमिका है उसके भूमिका के बारे में। ये टॉपिक आज हम 2 कंप्लीट कर लिए। अब हम टॉपिक 3 में चलते हैं। जो टॉपिक 3 क्या है तो उस पर हम चर्चा कर लें। टॉपिक 3 है कि द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, इस निर्माण में कौन कौन सी भूमिका होती थी। तो हम पढ़ते हैं कि टॉपिक 3 कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसमें सब टॉपिक है कि जर्मनी यूनिफिकेशन, कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, कि आफ्टर 1848 नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड एमॉन्ग मिडिल क्लास जर्मन्स। फिर है कि द जर्मन कन्फेडरेशन एंड प्रसा बिगैन ऑर्गेनाइजिंग द देमसेल्फ इनटू अ जर्मन स्टेट। फिर कहता है कि द न्यू स्टेट प्लेस्ड द स्टोरी एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल इन जर्मनी। फिर उसके बाद कहता है कि प्रशियन मेजर्स एंड पॉलिटिकल ऑफेन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि 1848 ईस्वी के बाद जिस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के
मतलब अलग होने की जो बात कही जा रही है, यह है अलगाव होने लगा, यानी बिखराव होने लगा। तो इस परिस्थिति को कि राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के दृष्टिकोण से जो कंजर्वेटिव की सोच थी, वह राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया और इस राष्ट्रवादी भावनाओं के इस्तेमाल का यह प्रारूप तैयार हुआ। अब कहता है कि राष्ट्रवादी भावनाओं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों को काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। फिर ये भी कहता है कि जर्मन में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो चल रही थी, वह प्रसा राज्य की शक्ति को, प्रभुत्व को दर्शाता है कि उसकी शक्ति कितनी थी, उसकी क्षमता कितनी थी। फिर ये कहा जाता है कि नए राज्य में जर्मनी की मुद्रा, जो हम करेंसी के बारे में चर्चा किए, बैंकिंग के बारे में चर्चा किए और जो लीगल जुडिशियरी के बारे में चर्चा की, तो वही कहता है कि मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं को मॉडर्नाइज करने का पर काफ़ी जोर दिया गया। प्रसा द्वारा उठाए गए इस कदम को उनकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल के रूप में यह दर्शाता है कि जर्मनी किस प्रकार से एक मॉडल नेशंस के रूप में निर्माण किया। तो यह यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था। अब हम बात करें अगला टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी इटली यूनिफिकेशन, कि इटली का एकीकरण कैसे किया गया। तो हम अभी बता रहे हैं कि लाइक जर्मनी यानी जर्मनी की तरह इटली में भी, कि इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। Italian were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। कहता है कि जर्मनी की तरह ही इटली में राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास है और इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हॉब्सबर्ग साम्राज्य के रूप में बिखरा हुआ था। इसके बारे में फिर कहता है कि आगे कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कहता है कि ड्यूरिंग द 1830s जिसप मेजिनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। ही हैड ऑल्सो formed a secret society called Young Italy for the disseminations of his goals। उसके बाद है इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। यानी ये कहा जाता है कि 1830 के दशक में जिस प्रकार से जिसप मेजिनी, जिसको हम कहते हैं कि एकीकरण करने के लिए इटली गणराज्य के एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की, और ये भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से उसने उद्देश्यों की प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक संस्था का एक गुप्त संगठन को तैयार किया। और यह गुप्त संगठन सार्डिनिया, पिडमोंट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय पर आई और इस क्षेत्र के शासन अभिजात वर्गों के हाथों में था। अभिजात वर्ग हम एरिस्टोक्रेसी फैमिलीज कहते हैं, के हाथों में था। अब ये बता रहा है कि जिस प्रकार से एकीकृत इटली के लिए यह एक आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता है, इस प्रकार से इटली का भी एकीकरण हुआ, जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रूप में ही जाना जाता है। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही जा रही है। अब हम बात करते हैं, इसी का सब टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में क्या है, तो द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन वाज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप बिफोर द 18th सेंचुरी देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन। कहता है कि 18वीं शताब्दी के पहले जो ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन द्वीप समूह में रहने वाले लोग थे, वह अंग्रेज, वेल्स और स्कॉट या आयरिश,
ये मुख्य पहचान थी उसका। और जो इसका इथनिक था, इसको हम कहते हैं जो जातीय संरचना था, कि सभी जातीय समूहों में यह बटा हुआ था। तो सभी जातीय समूहों में बटा हुआ था। अलग अलग जिस प्रकार से जातीय समूह की अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, उस हिसाब से ये लोग जीते थे। उस समय ये राष्ट्र के रूप में नहीं था। तो जो बात हम सेकेंड में पढ़ेंगे, द पीपल ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटीज, सबका अलग अलग पहचान, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, ये हमें पढ़िए दिए हैं। अब उसके बाद है द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 यानी 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर उसके बाद कहा जाता है कि दिस लेड टू द डोमिनेशन of Scotland, distinctive culture and political institutions. Ireland was forcibly included into the United Kingdom in 1801. और इसके बाद कहता है कि in Ireland the English helped the Protestant and established their control over the Catholic country, and the Ireland was dominated by the United Kingdom of 1801. फिर उसके बाद है कि अब ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड विथ इंग्लिश कल्चर, ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया था, इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। लेकिन उसके बाद जो ब्रिटिश संसद के आंग्ल सदस्यों की दबदबा रहा, तो वह दबदबा किस रूप में रहा? तो कहता है कि ब्रिटिश की पहचान का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड का खास संस्कृति और राजनीतिक जो संस्थाओं का योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया था, उसी चीज को कहता है कि आयरलैंड में भी कुछ ऐसा ही देखा गया, आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। लेकिन देश में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आर्थिक गुटों के लिए यह संकट, आर्थिक गुटों में यह मतलब बट गया, जो प्रोटेस्टेंट अलग हो गया और कैथोलिक अलग हो गया। अंग्रेजों के आयरलैंड प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश के रूप में प्रभुत्व स्थापित करने के रूप में भूमिका अदा किया। फिर उसके बाद कहता है कि कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता पूर्वक कुचला गया, क्योंकि उसकी जनसंख्या कम थी। फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, उसी तरह आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया गया। और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटिश की झंडा और उसकी राष्ट्रगान गॉड सेव आवर नोबेल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया, और पुराने राष्ट्र इस संघ में सहयोगी के रूप में बना रहा। इस प्रकार से ये टॉपिक 3 आपका कंप्लीट होता है, जो हम इस 2 वीडियो में टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन, टॉपिक 1 और टॉपिक 2 और टॉपिक 3, इस दोनों को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी के साथ आप खूब प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।